So in the last class, we were talking about polarization, and I said for most of this unit of polarization, we are just going to focus on linearly polarized or a plane polarized light. Linearly polarized को plane polarized भी बोलते हैं. The reason is that look at the electric field here. आपका electric field है वो एक particular plane में oscillate कर रहा है यहाँ पे. I can draw a plane here. And then your electric field is basically oscillating in this plane. That is why this is called as plane polarized light also. Agar simply you can have a polarized light along x-axis, along y-axis, आप किसी भी axis के along आप polarized light ले सकते हैं. But if you have two plane polarized light, अगर आपके पास में दो plane polarized light हैं, which is shown here by blue and red, और दो plane polarized light, if they are at certain angle with respect to each other, तो electric field being a vector quantity, आपका जो resultant electric field होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं lie करेगा, and that would result in production of a plane polarized light, जिसका कि plane जो है वो basically change हो जाएगा. Before that, आपका blue light का जो plane था वो ये वाला plane था, red light का plane था वो आपका वर्टिकल प्लेन था. अब जब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे तो आपका जो प्लेन है अब वो आपका एक टिल्टेड प्लेन हो जाएगा, विच विल बी एट 45 डिग्री विद, अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं टू ईच अदर, तो आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका 45 डिग्री पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस एज वेल एज दिस एक्सिस. आप दो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को सुपर इम्पोज कराएंगे if there is no phase difference between them. इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जिस पॉइंट से आपकी रेड का मिनिमम स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपका ब्लू का स्टार्ट हो रहा है, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. द ओनली डिफरेंस इज दैट इट्स प्लेन इज गोइंग टू बी डिफरेंट एज कंपेयर टू आपकी जो इनिशियल दो वेव थी जिसको कि आपने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया था. सो दिस इज अबाउट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज what we are going to talk about in the rest of the polarization unit, where we are going to talk about how we can produce these plane polarized lights. Apart from this linearly or plane polarized light, you can also have circular polarization. Circular, in the case of circular polarization, आप क्या करते हैं, आपके पास में अभी भी दो linearly polarized light है. अब दो linearly जो आप polarized light को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा रहे हो, there is going to be a phase difference of 90 degree in between the two. दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए. अब उसके अगर if there is a phase difference of 90 degree, what it would look like कि यहाँ तक तो आपका ये तो है नहीं प्रेजेंट, so basically you will have this electric field, and after this point जो resultant electric field होगा वो इसका और इसका superposition होगा, which is basically shown by the arrows here. और जब आप वापस इस वाले पॉइंट पे आओगे, इस वाले पॉइंट में द ग्रेइश पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो आपके पास में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपली आपका डॉटेड पोर्शन वाला जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी वजह से होगा. एंड फिर उसके बाद में जैसे ही ये वाला आपका ग्रे वाला फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का सुपर पोजिशन होगा, जो कि इस अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हो तो इसका प्लस इसका, इन दोनों को अगर आप सुपर इम्पोज करोगे इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे आना स्टार्ट होगा. एंड इफ समवन इज स्टैंडिंग हियर, उसको ऐसा दिखाई देगा दैट एज इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज एग्जीक्यूटिंग अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड दैट वुड बी basically a production of a circularly polarized light. Here the difference between the plane polarized and the circularly polarized light is वहां पे आपकी जो दो इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप एक दूसरे के ऊपर मर्ज करा रहे थे, उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए था. The amplitude might be same or may not be same, it doesn't matter. एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट, जब आप दो वेक्टर को सुपर इम्पोज करा के आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो जाएगा. बट एज लॉन्ग एज दे आर इन फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो अगर आप दो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कराते हो तो आपको वापस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है. ऑन द अदर हैंड, अब अगर आपके पास में दो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हैं, इफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा, आपको इलिप्स मिल जाएगा. दैट वुड बी बेसिकली elliptical polarization, and we'll talk about that in the next slide.
बट फॉर सर्कुलर पोलराइजेशन इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों का एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, सो दैट आपका जो रिजल्टेंट फील्ड आपको दिखाई देगा इट वुड लुक लाइक कि वो एक सर्कल में बेसिकली मूव कर रहा है. If you look from here, you started from here, 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 and if someone is standing at this point, इस पॉइंट पे अगर स्टैंड करके कोई देखेगा तो उसको दिखाई देगा इट बेसिकली, अगर उसका प्रोजेक्शन आप देखोगे तो वो आपको सर्कल में दिखाई देगा. This is how the circularly polarized light can be produced if you have two plane polarized light. In the case of elliptical polarization, यहाँ पे आपके दो जो plane polarized light है उनका amplitude has to be different from each other. Apart from the phase factor being 90 degree, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए. इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. अगर सेम एम्पलीट्यूड होंगे तो आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. अगर दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है इन दैट केस आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. इस डायरेक्शन में the amplitude will be equal to this, and in the direction along the z axis the amplitude will be given by this plane polarized light. And अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. एंड आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, दोनों के अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगी. अगर दोनों के एम्पलीट्यूड अनइक्वल है और फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, फेज डिफरेंस हैज टू बी 90 डिग्री इन सर्कुलरली एज वेल एज इलिप्टिकल पोलराइज्ड प्रोडक्शन. अगर आप दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से प्रोड्यूस करा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो इलिप्टिकल मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम है तो उस केस में आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी. So if you have plane polarized light, you can produce circular as well as elliptically polarized light also. We talk about the representation of unpolarized light. As I said before, क्योंकि आपका electric field है वो randomly it keeps on changing its direction. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है एंड इफ समवन लुक्स फ्रॉम हियर देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. उसकी ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती है, ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती है, एंड बिकॉज वी कैन ड्रॉ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एरोज, अदरवाइज देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन हैव योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस वे आल्सो. इट कैन बी एनीवेयर एंड एवरीवेयर. So this is how unpolarized light is shown, where you say that your electric field can have any possible direction. अगर आपके electric field की कोई भी direction होगी, remember your magnetic field always have to be perpendicular to electric field. तो आपके magnetic field की भी every possible direction होगी. So this is how we are going to represent unpolarized light for the rest of this unit. Whenever I draw arrows in the every possible direction, that means we are talking about unpolarized light. There is another way to represent unpolarized light also, in which what is done is कि ये आपका जो unpolarized light थी, we say that I can break it into two components. एक component ये होगा और दूसरा component ये होगा. And this is your direction of propagation. Let's say if this is your z-axis, and let's say this is your x-axis, and let's say this is your y-axis. Y-axis is the axis which is coming out of the screen. आपके screen में से जो बाहर की तरफ axis आएगा वो आपका y-axis होगा. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ xy प्लेन में हो सकता है. So this basically represents your XY plane. यहाँ पे जो मैंने ये दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका XY प्लेन में लाई करता है और इसकी कोई भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को यहाँ से आप यू कैन कैलकुलेट द थीटा हियर और फिर आप इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो. एक कंपोनेंट जो आपका y एक्सिस के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट जो आपका x एक्सिस के अलोंग होगा. एंड दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट द बॉटम, इलेक्ट्रिक फील्ड अनपोलराइज्ड लाइट का इस वे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर arrow represents your electric field in the y axis and dot represents your electric field going out of the plane, which basically means that ये वाला जो है ये आपका ये वाला component represent करता है जो कि आपका y axis है, ये वाला जो है ये आपका x axis है. And y, as I said before, it's as if it is coming out of your screen of your mobile or laptop, whatever you are using. तो this is another representation of unpolarized light, जहाँ पे
हर एक डायरेक्शन को आप ब्रेक कर देते हो दो कंपोनेंट में, इन द कंपोनेंट EX एंड EY। आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आप बना दोगे, एक EX होगा, एक EY होगा। बाकी जितने भी यहाँ पे आपके पास में है, आप सबको ब्रेक कर सकते हो इन दो कंपोनेंट्स में। So this is another way of representation of unpolarized light, जहाँ पे आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट है, एक Y कंपोनेंट है, एंड Z है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन has to be perpendicular to direction of electric field. It also has to be perpendicular to the direction of magnetic field also. So that means कि अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका XY प्लेन में कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है, या कोई भी डायरेक्शन, सॉरी नॉट द वैल्यू, कोई भी डायरेक्शन पिक कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, ऑटोमेटिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इवन इन द XY प्लेन, which basically means that I am saying कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन Z एक्सिस फिक्स भी कर दो, इन दैट केस अब आपके पास में सिर्फ XY प्लेन बचा है, जहां पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं। XY प्लेन में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही उस प्लेन में कोई भी डायरेक्शन चेंज करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, which we proved in the electromagnetic wave theory. So we are going to talk about production of linearly polarized light. We'll talk about copper wire grid polarizer, and then we are going to talk about something which is based on the similar concept, which is polaroid. Polaroid और copper wire grid polarizer के बीच में बहुत ज़्यादा fundamental differences नहीं है. We'll see that. Then we are going to talk about polarization by reflection, जो आप already शायद पढ़ के आए हैं, which is basically your Brewster angle और Brewster law जो है. And then we are going to talk about polarization by double refraction, जिसको बायरफ्रिंजेंस भी बोला जाता है. And in the last we are going to talk about polarization by selective absorption, जहां पे एक कंपोनेंट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा एज कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट. इस तरह की प्रॉपर्टी वाले क्रिस्टल्स को डाइक्रोइक क्रिस्टल बोलते हैं, और इस फिनोमेना को डाइक्रोइज्म भी बोलते हैं. So these are the different ways that we are going to talk about for the production of linearly polarized light, कि कैसे हम लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. So we'll start with the copper wire grid polarizer. In the copper wire grid polarizer, what usually you have very thin wires of copper. These basically represent your very thin parallel copper wires. Here you are shown an unpolarized light जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी. आउटगोइंग में दिखाया गया है कि आपको एक पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, और पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये कॉपर वायर की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. We are going to talk about how does that happen. So now when this unpolarized light is incident on this copper wire grid polarizer, let me talk about why these wires are thin and why did we select copper. We selected copper क्योंकि copper है वो good conductor है. copper में बहुत सारे free electrons होते हैं, right? thin wire हमने इसलिए choose की है क्योंकि what would happen, as I said before, जो electric field है उसको हम दो component में break कर देंगे. If I talk about at this point, I said we'll break electric field into two components. Right? यहाँ पे अगर आप देखो, this is your x-axis, this is your y-axis, and this basically line is your z-axis. So this is basically your x-axis, EX, and this is your y component of electric field. Now, क्योंकि कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, व्हाट वुड हैपन? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करा रहे हो वो भी आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगा. सो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो इधर उधर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करना काइंड ऑफ स्टार्ट कर देंगे, एंड उसकी वजह से आपकी ये जो वायर है वो हीट अप होनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ जूल्स हीटिंग.
and this component of electric field will be completely absorbed. ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में आपका टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा. Now if you talk about this direction here, we said that these wires are very thin copper wires. क्योंकि ये इतनी थिन है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं है. They do not have a lot of space to move in the x-axis क्योंकि wires are very thin wires. So ये वाला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अप एंड डाउन कोई जगह ही नहीं है. द रीजन बीइंग दैट द कॉपर वायर्स वाज टेकन टू बी वेरी थिन copper wires and these are long copper wires also. They are sufficiently long so that this component of electric field is completely absorbed. और इस डायरेक्शन में स्पेस नहीं होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे एंड हेंस देयर विल बी नो डिसिपेशन. Sorry about that. Okay, am I audible now? Hello? Yes, ma'am. Okay, so as I said before, आपका जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो इस डायरेक्शन में होगा वो आपका कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा. इस डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास में बहुत सारा स्पेस नहीं है मूव करने के लिए तो ये वाला जो कंपोनेंट है, सॉरी आई वांटेड टू चेक इफ इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट. इस वाली डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एज इट इज इसके थ्रू क्रॉस कर जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट विल बी a polarized wave and the direction of polarization of this wave is going to be perpendicular to the copper wires. आपकी जो कॉपर वायर्स पैरेलल कॉपर वायर आपने जो की थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में you will have a plane polarized electromagnetic wave and the same thing is shown here जहां पे रेड लाइन से दिखाया गया है you had electric field in every possible direction and यहाँ पे फिर दिखाया गया कि the literal representation of having an electric field in this direction is that you will have some kind of sinusoidal electric field in every possible direction. और सिर्फ वो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉपर वायर के परपेंडिकुलर होगा वो आपका सिर्फ पास हो पाएगा. बाकी जो इसके परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में होंगे कॉपर वायर के वो वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपका कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इन द एंड you will have a plane polarized or a linearly polarized electromagnetic wave. So this is all about the copper wire grid polarizer. Here the condition is that this method of polarization is going to only work if the spacing between the wires is less than equal to the wavelength of light that you want to polarize. तभी ये जो मेथड है वो आपको यहाँ पे पोलराइज्ड वेव देगा. Therefore, कॉपर वायर ग्रिड पोलराइजर आप माइक्रोवेव के लिए इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि माइक्रोवेव के लिए your lambda is approximately of the order of few centimeters and it's easy to solder copper wire at this much separation. आप 1, 2 या 3 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे कॉपर वायर्स को इजीली शोल्डर कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसी मेथड से विजिबल लाइट को पोलराइज करना चाहें एंड लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन कलर जिसकी की वेवलेंथ अगर आप सेंटर में बात करते हैं इज समवेयर अराउंड 550 नैनोमीटर. दैट मींस अगर आप इस मेथड से विजिबल लाइट को पोलराइज करना चाहते हैं तो आपको ये जो कॉपर वायर के बीच में सेपरेशन है यू हैव टू कीप इट 500 नैनोमीटर और सो व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू. It's very difficult to shoulder your
copper wires at a separation of few hundred nanometer. Hence, this copper wire grid polarizer. Sorry about that again. Hence, this copper wire grid polarizer is very effective if you use it for microwave, but you cannot use it for the visible light. For visible light, what is done in place of copper wire, there is another method to do the polarization based on the similar principle, and that is based on polarides. Polarides में basically what you do is कि यहाँ पे rather than using the copper wire grid, आप chemistry का use करते हो. You have long chain polymers such as quinine iodosulfate. Now this polymer has iodine. Iodine is a good conductor. Iodine जो है वो good conductor है. So what is done is that ये quinine iodosulfate के polymers के जो long chain है, they are placed parallel to each other. And since you are doing it chemically, it is possible to place these long chain polymers at a very close distance with respect to each other. So polymers are aligned in such a way that they are parallel to each other. Just ignore my poor drawing. Now because of this iodine being the good conductor, again जैसे ही आपके पास इसके ऊपर आपकी unpolarized light incident होगी, ये component जो electric field का होगा, ये आपका completely absorb हो जाएगा because iodine is a good conductor. और ये जो perpendicular वाला component है, it will pass through and you will get at the other side a plane polarized light. And this polaride can be used for visible light. Again, it is based on exactly the same principle as was your copper wire grid polarizer. अब यहाँ पे copper wires की बजाय आपने long chain polymers को place कर दिया है because you can control the distance between the polymers much more effectively. और polymers को एक दूसरे के बहुत पास में place कर दिया जाता है. Polymers are chosen in such a way that they have one atom which is a very good conductor. An example of that is quinine iodosulfate, जिसमें iodine है. Iodine is a very good conductor. तो आपका electric field का जो component parallel होगा इन polymers के, वो आपका absorb हो जाएगा और जो perpendicular component होगा वो आपका pass हो जाएगा on the other side और आपको plane polarized light है वो आपको वहां पे receive हो जाएगी. This is the polarization of light by using polarides. And polarides are most commonly used because they are comparatively much cheaper. The next is the polarization by reflection. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Which is basically Brewster's law. What does this states is that if your incident light is made to fall at a certain angle, अगर वो किसी certain angle पे incident होगी तो आपकी जो reflected light होगी वो आपको plane polarized light मिलेगी. This was basically your Brewster law or polarization by reflection. It says that you can have your incident light at every possible angle, but if
this angle is made a special angle, and that angle is basically decided by your this expression, where IP is the angle of incidence. And if, for example, this interface represents air on this side and glass on this side, then mu is the refractive index of glass. Or if you have any two random surfaces, the refractive index of one is N1, the second one is N2, then you have N2 upon N1 is equal to tangent IP. So this is how the angle of incidence is decided. From here, you can calculate what should be the angle of incidence. If the light, and let me represent an unpolarized light. अगर वो ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होगा तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हियर. और आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी उसकी आपके पास में बेसिकली यू विल हैव बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स हियर. Of course, a part of this perpendicular component has gone in the reflected light. तो यहाँ पे ये जो आपकी refracted light आई है, इस refracted light में ये जो perpendicular to plane component है, which is shown by the dotted dots here, वो आपका काफी कम हो जाएगा. Because remember, आपकी energy is going to be conserved. आपको एनर्जी तो एंड में कंजर्व करनी है. सो अगर आपकी यहाँ पे ये वाली लाइट चली गई है तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका उतना ही कम हो जाएगा. नाउ हियर इज अनदर थिंग दैट दिस refracted and this reflected light, they are perpendicular to each other. If the angle of incidence is the Brewster angle, and you can prove that. We have said that अगर आपका angle of incidence Brewster angle होगा, then your tangent IP is equal to N2 upon N1. You also know that N2 upon N1 is equal to sine I upon sine R, where R is this angle of refraction. Now from equation 1 and equation 2. On the left hand side, you have N2 upon N1. That means your right hand side has also to be equal to each other. So, which basically means that you are saying that just a second. Let me see if it's recording it or not. Yes, it is. So we said that you have an incident light, and this incident light was at IP, and this is perpendicular. I said this is your R. We said that if refractive index of this medium is N1, this screen. Hanji. Screen visible. Okay. See, is that I'm sharing the screen. Is it visible now? Hello? No, ma'am. Okay. Is it visible now? Yes. Okay. So we said that N2 upon N1 is equal to tangent of IP. We also said that N2 upon N1 is going to be sine IP upon sine R. This is basically from your Snell's law. And this is basically from your Brewster law. Right? Since your left hand side are equal to each other, so that means your right hand side also has to be equal to each other. So which basically means that you are saying that your tangent IP is equal to sine IP upon sine R.
or you are saying that tangent I can write sine upon cosine, or I can say that because your numerator is equal to each other, that means your cos IP is equal to sine R, right? Or I can further rewrite it as sine 90 minus IP is equal to sine R, right? Sine 90 minus IP would be equal to cosine of IP. Here sine है आपके पास दोनों तरफ, so this would imply 90 minus IP is equal to R, or you can say that 90 is equal to IP plus R. So you are saying that if IP is the angle of incidence, तो आपका angle of reflection भी same होगा, right? Angle of reflection भी IP होगा. ये आपने एक straight line draw की है. If this plus this is equal to 90 degree, तो ये आपका जो बच गया है, this also has to be equal to 90 degree. Hence, your reflected and refracted light are perpendicular to each other if your angle of incidence is Brewster angle. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ब्रिस्टर एंगल होगा तो आपकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेट मी शो यू अ couple of figures for better explanation of this. Here, if you look at this figure, the same thing has been shown here. यहाँ पे आपको अनपोलराइज्ड लाइट दिखाई गई है. दो कंपोनेंट दिखाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ये वाला कंपोनेंट, एक आपका जो स्क्रीन से बाहर बेसिकली आ रहा है. आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, आपके पास में रिफ्रैक्टेड लाइट होगी. रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज्ड लाइट होगी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वो आपका आउट ऑफ प्लेन ऑसिलेट करेगा. हाउ वुड यू नो इफ दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट? यहाँ पे अगर आप एक पोलराइजर यूज करेंगे, तो उस पोलराइजर के थ्रू अगर आप इस लाइट को पास कराएंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो 2 टाइम्स 0 हो जानी चाहिए. इमेजिन आपने यहाँ पे एक पोलराइजर लगाया है, अगर उसके पास एक्सिस होगा, पास एक्सिस मींस उस वो एक्सिस जिस एक्सिस के थ्रू वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना अलाउ कर देगा, उस पर्टिकुलर एक्सिस को हम पास एक्सिस बोलते हैं. तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगा, लाइट पास हो जाएगी. इमेजिन रोटेटिंग दिस स्क्वायर, आप इसको रोटेट करोगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा. फर्दर रोटेट करोगे तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, फिर से आपकी 100% इंटेंसिटी ट्रांसमिशन हो जाएगा. फिर उसके बाद में फिर से आप रोटेट करोगे, अब आपका पहले 90 हुआ था तो अब आपका एंगल 270 हो जाएगा. अगेन इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी, और फिर से अगर आप उसको रोटेट करोगे तो आप वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाओगे. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कि यहाँ पे ये जो लाइट आएगी वो आपकी पोलराइज्ड लाइट होगी. पिकअप एनी पोलराइजर, उसके थ्रू आप लाइट जो है वो पास कराना स्टार्ट करो, उसको रोटेट करना स्टार्ट करो. इन वन कंप्लीट रोटेशन आपकी जो लाइट है वो 2 बार जो है 0 हो जानी चाहिए. सिमिलरली अगर यहाँ पे rather than having an unpolarized incident light, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट ही पोलराइज्ड होगी तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास में कोई रिफ्लेक्टेड वेव आएगी ही नहीं. रिमेंबर, जब अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे आई थी, हमने कहा था आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है यहाँ पे, राइट? परपेंडिकुलर टू प्लेन मींस इमेजिन इट कमिंग आउट ऑफ योर स्क्रीन. और अगर आपका इंसिडेंट लाइट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपके पास में कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट है, एज आई सेड बिफोर,
यहाँ पे आपके पास में रिफ्लेक्टेड पोलराइज लाइट आएगी, और ये जो ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड लाइट होगी उसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट होंगे। आपके पास में जो इस प्लेन में लाई करेगा वो कंपोनेंट भी होगा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला कंपोनेंट भी होगा जो यहाँ पे डॉट। rather than having one interface, जो अभी तक हम ले रहे थे एयर और ग्लास के बीच में, अगर आप बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस अगर ले लेते हैं तो हर एक बार जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो आपके पास में हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो आपको मिलता चला जाएगा, वो वाला कंपोनेंट आपको हमेशा मिलता चला जाएगा, और वो वाला कंपोनेंट जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट में है वो कम होता चला जाएगा। और इफ यू यूज अ पाइल ऑफ सच प्लेट्स तो इवेंचुअली जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है उसमें से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है कम कम होते होते इवेंचुअली सारा का सारा ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगा, और आपके पास में जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो भी पोलराइज्ड होगी, और आपके पास में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है